दोस्तों ये स्टोरी का 88 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप ज़रूर जाकर के चेकआउट करें। वेदांत ने भी गुस्से में कहा तो ठीक है, डिवोर्स पेपर बनवा देता हूँ, साइन करो और जाओ मेरे घर से। मुझे भी तुम्हारे जैसी लड़की के साथ नहीं रहना जिसे सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई देता है, अपना पति नहीं। एक पल एक दिन सुकून से नहीं रहा हूँ मैं तुमसे शादी करने के बाद। सिवाय पछतावे के मुझे कुछ नहीं मिला। जरा सा तुम्हें कुछ कह दो तो तुम आंसू टपकाने लगती हो। बहुत हो गया। इतना कहकर वेदांत गुस्से में कमरे से चला गया। वहां वामिका जहां खड़ी थी वहीं झटके से बैठकर रोने लगी। उसकी आंखों में सिवाय पानी के कुछ नहीं था। वह बैठी बैठी जमीन पर ही लेट गई, बस रोती जा रही थी। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, लेकिन वामिका खुद बस रोए जा रही थी। और तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। ना जाने क्यों उसके दिल ने कहा वेदांत, लेकिन वहां वेदांत नहीं था, वहां सांझ खड़ी थी। सांझ को देखकर वामिका जल्दी से उठी और अपने आंसू पोंछ लिए। सांझ एक कदम वामिका की तरफ बढ़ी तो वामिका अपने आंसू को कंट्रोल कर नहीं पाई और सीधा सांझ के पास जाकर गले लग गई। सांझ ने भी वामिका को गले लगाकर उसकी कमर रब करते हुए कहा, क्या हुआ बताओ मुझे। वामिका सुबकते हुए बोली, मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है भाभी, मैं पहले ही ठीक थी, ना जाने क्यों वेदांत की बातों में आ गई और अब मेरी जिंदगी बिखरती जा रही है। सांझ ने वामिका के बालों को सहलाते हुए उस कमरे को देखा। वह कमरा आज कुछ अलग लग रहा था। शायद वामिका ने थोड़ा सा मेक ओवर किया था। फिर उसने वामिका को खुद से दूर करके कहा, यह कमरा तुमने सजाया है। वामिका ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी और भरे गले से बोली, लेकिन क्या फायदा, जिंदगी में खुशियां तो हैं ही नहीं, तब तक इन आर्टिफिशियल गुलदस्ते को देखकर मुस्कुराऊंगी। सांझ ने वामिका के गालों पर हाथ लगाया और उसका हाथ पकड़कर सोफे पर लेकर आई। फिर उसे बिठाते हुए कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है। वामिका बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना, वापस जाना है। मुझे यह चमकती हुई दुनिया नहीं चाहिए। मैं पहले ही ठीक थी। या ब्रांडेड साड़ी नहीं चाहिए। मैं अपने कॉटन के सूट में ही ठीक थी। सांझ बोली, वाह सब तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, या तो बताओ। वामिका बोली, मेरे और वेदांत के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। सांझ ने कहा, कैसे ठीक नहीं है, मैं भी तो सुनूं। वामिका ने हैरानी से सांझ को देखकर कहा, आप अपने देवर की बुराई क्यों सुनेंगी। नहीं सुनेंगी आप उसकी बुराई, इसलिए बेहतर होगा कि हम डिवोर्स ही ले लें। सांझ बोली, अरे मैं उन भाभियों में से नहीं हूँ जो बात सुनकर अपने देवर की साइड ले लेंगी। अगर मेरे देवर की गलती हुई तो मैं उसे सबके सामने डांट दूंगी। वामिका ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। बस अब मेरा डिवोर्स हो जाए, मैं सिद्धि को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। सांझ बोली, क्यों, सिद्धि को लेकर क्यों जाओगी, उसके और सार्थक के बीच में भी लड़ाई हो गई क्या। वामिका अब चुप हो गई, वह कुछ नहीं बोली। इतने में सांझ ने फिर कहा, अच्छा वामिका मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम वेदांत को डिवोर्स दोगी तो आराम से दे देना और यहाँ से चली भी जाना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। और यह मैं कहती हूँ सांझ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जैसा डिसाइड करोगी वैसा ही होगा, लेकिन मेरी बात सुनोगी ना। वामिका ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। सांझ बोली, तो सुनो। एक लड़का था 22 साल का। लड़का लड़कियों से दूर रहता था। उसे लड़कियों के साथ बात करना पसंद नहीं था। हम सब सोचते थे पता नहीं इसकी शादी होगी भी या नहीं। वामिका हैरानी से सांझ को देख रही थी। सांझ बोली, सुन लो, कहानी समझ कर सुन लो। वामिका ने कुछ नहीं कहा। सांझ आगे बोली, लेकिन एक दिन उस लड़के को एक लड़की पसंद आ गई और इस कदर पसंद आ गई कि वह उसे एक तरफा प्यार करने लगा। वामिका हैरानी से सांझ को देख रही थी। सांझ बोली, एक दिन उस लड़के ने सोचा क्यों ना उस लड़की को प्रपोज कर दूं और वह घर से बहुत अच्छे से तैयार होकर चॉकलेट फ्लावर लेकर कॉलेज गया, यह सोचकर कि वह आज अपने दिल की बात उस लड़की से बोल ही देगा। लेकिन उस लड़के की किस्मत खराब थी, वह लड़की पहले ही किसी रिलेशन में थी। उस लड़के ने जब उस लड़की को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखा तो उसका दिल टूट गया। उसके हाथ में जो चॉकलेट का डब्बा था वह उसके हाथ से छूट गया और वह फ्लावर्स जो वह उस लड़की के लिए लेकर आया था वह उसने वहीं डस्टबिन में फेंक दिए और आंखों में हल्का सा पानी लेकर उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया।
वामिका की आंखों में हैरानी थी। सांझ बोली, उस वक्त भी पता चल गया, लेकिन उस लड़के के दिल से वह लड़की जा ही नहीं पाई और इसी चक्कर में उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। लेकिन वह लड़का बहुत समझदार, अच्छा और काबिल था। उसने कभी अपने बड़ों के सामने ड्रिंक नहीं की, लेकिन उसके एक हमराज को यह बात पता थी कि जब उसे उस लड़की की याद आती है तो वह ड्रिंक करता है। सांझ थोड़ा रुक कर आगे बोली, किस्मत ने करवट ली और वह लड़का एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया और वहां उसे वह लड़की मिली। लेकिन अफसोस, उस लड़की का बॉयफ्रेंड मर चुका था और यह सुनकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा। यह उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन फिर भी उसे दुख हुआ क्योंकि वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड की याद में अपनी जिंदगी डेडिकेट करना चाहती थी। वामिका की आंखें हैरानी से फैल गई, वह सांझ को ही देखे जा रही थी। सांझ उठकर वामिका के सामने खड़ी हो गई और बोली, कुछ समझ आया तुम्हें? उसके बाद तुम जानती हो क्या हुआ? उस लड़के को समझ आया कि शायद वह लड़की से शादी कर लेगा तो उस लड़की का अकेलापन दूर हो जाएगा। और उस लड़के ने, यानी वेदांत ने वैसा ही किया। तुमसे शादी की, तुम्हारे दिल से कार्तिक को निकाला, तुम्हें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी, कभी अपना प्यार तुम पर थोपा नहीं। सांझ आगे बोली, तुम्हें क्या लगता है शादी की रात जो कुछ हुआ उस बारे में मुझे नहीं पता, तुम्हारे भाई को पता है। और तुम्हारे भाई ने ही मुझे बताया कि वेदांत ने तुम्हारी इंसल्ट की। गलत किया उसने, बहुत गलत किया। मैं उसे उसके लिए सपोर्ट नहीं करूंगी, लेकिन उसने माफी भी तो मांगी ना। और उसके बाद क्या हुआ? तुम दोनों के बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तुम दोनों ने दूरियां बना ली। वेदांत इसलिए तुम्हारे करीब नहीं आता था, उसे लगता था कि कहीं वह तुम पर अपना प्यार थोप ना दे, कहीं तुम मजबूरी में वह सब ना करो। और तुम वेदांत के करीब इसलिए नहीं गई क्योंकि तुम्हें लगता था कि वेदांत अय्याश किस्म का इंसान है। वामिका हैरानी से सांझ को देख रही थी। सांझ बोली, वह तुम्हें आज से नहीं, पिछले 7 साल से प्यार करता है। किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, दुनिया घूमा हुआ है वह लड़का, लेकिन उसका दिल तुम पर अटक गया। तुम्हें तो पता भी नहीं कि कार्तिक की मौत के पीछे जो लोग थे उन्हें वेदांत ने जेल भी भिजवा दिया। तुम्हारे लिए ना जाने उसने कितने ट्रिप बुक किए थे, लेकिन एक एक करके सारे कैंसिल कर दिए, कभी तुम पर एहसान नहीं जताया। सांझ आगे बोली, मैं यह नहीं कहती कि हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई नहीं होती, होती है, मेरे और तुम्हारे भाई के बीच में भी होती है। लेकिन अगर उस लड़ाई में किसी तीसरे को आकर सुलझाना पड़े तो बहुत शर्म की बात है। वामिका, तुम्हारी दुनिया तुम्हारी आंखों के आगे है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम वेदांत को अपनाओ या छोड़कर चली जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम वेदांत को छोड़कर चली गई तो वह किसी दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी में आने नहीं देगा, क्योंकि अगर उसने पहले किसी को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया तो अब तो बिल्कुल नहीं आने देगा, बिल्कुल भी नहीं। सांझ थोड़ा रुक कर आगे बोली, और रही बात कि वेदांत गुस्सा क्यों है, वह जिस डील के सिलसिले में गया था वह डील कैंसिल हो गई और वेदांत को 250 करोड़ का नुकसान हो गया। आज तक वेदांत से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आज पहली बार उससे नुकसान हुआ है, जिस वजह से वह बहुत गुस्सा है और इसीलिए तुमसे लड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि वेदांत से मिलने के लिए तुम ही एक्साइटेड थी, वह भी था। वह जब भी ट्रिप से आता है यही सोचकर आता है कि शायद अब उसकी और वामिका के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं तुम दोनों के बीच में ऐसी कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग कुंडली मारकर बैठ गई जो तुम दोनों एक दूसरे को समझते ही नहीं हो। वामिका अब रोने लगी, उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वेदांत उसे वन साइड लव करता है और बहुत पहले से करता है। सांझ वामिका के पास फिर से बैठी और उसे गले लगा लिया। वामिका का रोना तेज हो गया। सांझ ने उसे समझाते हुए कहा, छोड़कर जाना चाहती हो तो चली जाओ, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन एक आखिरी बार वेदांत को बस एक बार गले लगा लो, बस एक बार, वह तुम्हें गले लगाने के लिए तरस गया है। यह सुनकर वह और ज्यादा रोने लगी। सांझ ने वामिका को समझाते हुए कहा, देखो, रोना तो किसी समस्या का समाधान नहीं है, अगर तुमने थोड़ी सी हिम्मत की होती तो शायद बात यहाँ तक नहीं बढ़ती। वामिका ने रोते रोते कहा, भाभी, आप कहना चाहती हैं कि इस रिश्ते में सारी मेरी गलती है, वेदांत की नहीं? सांझ ने वामिका के आंसू पोंछे और बोली, ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि वेदांत की गलती नहीं है, मैंने बस यह कहा कि वेदांत तुमसे बहुत पहले से प्यार करता है, तुम उसे जानती भी नहीं थी, तब से मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम वेदांत को माफ कर दो या उसे हक नहीं है कि वह तुम्हारी इंसल्ट करे, लेकिन दिल पर हाथ रख कर बताओ, क्या इस रिश्ते में सारी गलती वेदांत की थी?
तुम्हारी नहीं थी? जब तुमने पहली बार वेदांत की फोटो किसी लड़की के साथ देखी तो तुमने वेदांत से सफाई क्यों नहीं मांगी? बताओ, क्यों चुपचाप बैठी रही? क्यों मन में वेदांत के लिए नफरत पालकर बैठ गई? क्यों वेदांत से जवाब नहीं मांगा? वामिका अब कुछ नहीं बोली। उसे महसूस हुआ कि उसने गलती की है। जब पहली बार उसने फोटो और वीडियो देखी थी, उसी वक्त वेदांत से सफाई मांगनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मन ही मन सोचकर बैठ गई कि वेदांत अमीर है तो याद ही होगा। सांझ ने एक बार फिर वामिका के गालों पर हाथ लगाकर अंगूठे से उसके आंसू साफ किए और बोली, तुम्हारा जो मन करता है तुम करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। घर में कोई नहीं है जो तुम्हें तलाक लेने से रोक ले। या मैं कह रही हूँ, तुम अगर वेदांत की जिंदगी से जाना चाहती हो तो बेझिझक जा सकती हो। पैसे चाहिए, वह भी वेदांत तुम्हें जितनी कहोगी उतने दे देगा। वामिका ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए उसके पैसे। सांझ बोली, इसलिए तो वह तुम्हें इतना प्यार करता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हें उसके पैसों से प्यार नहीं है। वामिका ने एक बार फिर सांझ को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, अब क्या करूं भाभी, आप ही बताओ। सांझ बोली, एक आखिरी बार अपने रिश्ते को मौका देकर देख लो। वह गुस्से में ऑफिस चला गया। एक बार जाकर पूछ लो कि क्या सच में वह तुम्हें तलाक देना भी चाहता है या नहीं। एक बार जाकर देख लो कि तुमसे झगड़ा करने के बाद उसकी हालत कैसी है। उसके बाद अगर तुम्हें सही लगे तो तलाक दे देना। वामिका ने सांझ को देखा और सांझ ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जाओ, एक बार उसके पास चली जाओ। अगर फिर भी तुम्हें लगेगा कि इस रिश्ते से आजाद होना ही बेहतर है तो इस घर से चली जाना। वामिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन कहीं न कहीं उसे सांझ की बात सही तो लग रही थी। उसने तय किया कि वह एक आखिरी मौका अपने रिश्ते को देगी। वह खड़ी हुई, उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, इस वक्त ऑफिस जाना ठीक रहेगा? सांझ ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, इस वक्त ऑफिस जाने में क्या प्रॉब्लम है? और तभी जोरों से बारिश होने लगी। वामिका और सांझ दोनों ने बालकनी की ओर देखा तो सांझ बोली, जाओ, चली जाओ। वामिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह जाए या ना जाए। और तभी वामिका का फोन रिंग करने लगा। वामिका ने आंसू पोंछे और बेड पर रखा हुआ फोन रिसीव किया और बोली, हेलो। सामने से एक आदमी बोला, आप वामिका मैम बोल रही हैं? वामिका ने हैरानी से कहा, तुमने मुझे फोन मिलाया है तो मैं ही बोलूंगी ना। आदमी बोला, सॉरी मैडम। वह आदमी थोड़ा सा नर्वस हो रहा था। फिर वह घबराते हुए बोला, मैडम, वह वेदांत सर। यह सुनकर वामिका की आंखें हैरानी से फैल गई। वह बोली, क्या हुआ वेदांत सर को? वह आदमी बोला, मैडम, मैं वॉचमैन हूँ सर। 2 घंटे पहले ऑफिस आए थे और तब से ही अपने केबिन में बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। मैंने बहुत हिम्मत करके उनसे कहा कि घर चले जाएं तो वह मुझ पर गुस्सा करने लगे। बहुत मुश्किल से आपका नंबर मिला है तो आपको फोन कर रहा हूँ। मैडम, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके हाथ से भी खून आ रहा है। यह सुनकर तो वामिका की आंखें और ज्यादा हैरानी से फैल गई। इतने में वह आदमी बोला, मैडम, आप किसी को भेज दीजिए, वह सर को ले जाएंगे। वामिका अभी अपने आप को पूरी तरीके से संभाल भी नहीं पाई थी कि उसे एक और झटका लग गया। उसने फोन कट किया और सांझ को देखकर बोली, मैं ऑफिस जा रही हूँ। इतना कहकर उसने अपनी साड़ी संभाली और भागती हुई कमरे से चली गई। जब वह सीढ़ियों से होती हुई हॉल तक आई तो वहां वरदान और शौर्य दोनों बैठे थे, लेकिन दोनों ने ही ना तो वामिका से कुछ पूछा, ना ही उसे रोका और ना ही रिएक्ट किया। बिल्कुल ऐसे बैठे रहे जैसे हैं ही नहीं। वहीं वामिका भागती हुई गार्डन में आ गई। जैसे ही वह गार्डन में आई, एक ड्राइवर ने गाड़ी का गेट पहले ही खोला हुआ था और एक बॉडीगार्ड अम्ब्रेला लेकर खड़ा हुआ था। वह जल्दी से वामिका के पास आया और उसने वामिका को अम्ब्रेला के नीचे किया और बोला, मैडम, कहीं जाना है? वामिका बोली, हाँ, अभी के अभी मुझे ऑफिस लेकर चलो। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी तेज कदमों से आकर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और बॉडीगार्ड उसके बराबर में, और थोड़ी ही देर में गाड़ी वहां से चली गई। वहीं घर में बैठा हुआ वरदान ने शौर्य से कहा, जी तो चाहता है वेदांत को 2 थप्पड़ मारूं। शौर्य ने कहा, हाँ, लेकिन जवान बेटे पर हाथ उठाता हुआ बाप अच्छा नहीं लगता। वरदान ने गुस्से में शौर्य को देखा तो शौर्य बोला, अब सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। और समझ नहीं आता दोनों के बीच ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी, बात यहाँ तक पहुंच गई। और तभी शौर्य ने कमरे के बाहर खड़ी हुई सांझ को देखा और आंखों आंखों में ही पूछा, क्या सब ठीक है? सांझ ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। दूसरी तरफ अभिमान भी अपनी बालकनी में खड़ा हुआ
बारिश को देख रहा था। उसे भी इस वक्त आराध्या और वीर की याद आ रही थी और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अभिमान ने पहले तो इग्नोर कर दिया, लेकिन उसका फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। अभिमान ने फोन जेब से निकाला तो देखा शिवाय का कॉल था। अभिमान ने फोन रिसीव किया और बोला, कहिए पापा। शिवाय ने कहा, अनिरुद्ध मिल गया है। यह सुनकर अभिमान के तो जैसे होश ही उड़ गए। वह बोला, क्या कहा पापा आपने? मैंने ठीक से सुना नहीं। शिवाय बोला, यही कि तेरा साला मिल गया है। अभिमान बोला, पापा ठीक से बताइए। शिवाय ने कहा, ठीक से ही बता रहा हूँ, हिंदी में ही बता रहा हूँ। तेरा साला मिल गया है, जा ले आ अपनी आराध्या को। अभिमान को अभी भी यकीन नहीं हुआ। वह बोला, पापा आप मजाक तो नहीं कर रहे? शिवाय बोला, इस उम्र में मजाक करूंगा? अभिमान बोला, मुझे आप पर यकीन नहीं। चाचू को फोन दीजिए। शिवाय, जो कि दिव्यांश के साथ बैठा हुआ डिनर कर रहा था, उसने फोन दिव्यांश की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह ले, मेरी बातों पर उसे यकीन नहीं है। दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, तेरी बातों पर किसी को यकीन नहीं होता। इतना कहकर उसने फोन लिया और कान पर लगाकर कहा, तेरा बाप बिल्कुल ठीक कह रहा है, अनिरुद्ध मिल गया है। बस उसका चेहरा थोड़ा सा जला हुआ है और वह अनाथ आश्रम में रहता है और तेरी बहन भी उसी के साथ है। अभिमान ने एक गहरी सांस ली और बोला, एक और बार कहिए चाचू, एक और बार। दिव्यांश ने इस बार हंसकर कहा, हाँ हाँ, अनिरुद्ध मिल गया है, जा ले आ अपनी गिलहरी को। अभिमान जहाँ खड़ा था वहीं झटके से घुटनों के बल बैठ गया। उसने आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बोला, आप अनिरुद्ध को लेकर कब आएंगे? दिव्यांश बोला, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जल्द ही ले आएंगे। अभिमान ने हाँ में कहकर फोन कट किया और जल्दी से अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए और कमरे में आया। उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और 100 की स्पीड से अपने कमरे से निकल गया। जब वह मेंशन से बाहर जा रहा था तो पीछे से हर्षवर्धन बोला, अभिमान इतनी रात को कहाँ चल दिए, बारिश भी हो रही है। अभिमान बोला, बड़े पापा बहुत हुआ, अब आपकी बहू को और पोते को लेकर आऊंगा। हर्षवर्धन बोला, अभिमान यह जिद छोड़ दो, जब तक अनिरुद्ध नहीं मिलेगा वह लड़की नहीं आएगी। अभिमान बिना पलटे कहा, तो समझ लीजिए अनिरुद्ध मिल गया। बाकी बातें आप अपने लाडले भतीजे से कर लीजिए, वह आपको सच सच बता देगा। हर्षवर्धन की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने किचन के पास खड़ी हुई हीर को देखा तो हीर को भी यकीन नहीं हुआ और अगले ही पल हर्षवर्धन ने अपनी जेब में से फोन निकाला और शिवाय को कॉल किया। शिवाय ने अपने फोन में हर्षवर्धन का नंबर देखा तो रिसीव करके बोला, चाचू अभिमान जो कुछ कहा है वह सच है, हमारा अनिरुद्ध मिल गया, सबको बता दीजिए। यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखें भी नम हो गई। वहीं वामिका से गाड़ी में बैठा भी नहीं जा रहा था। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे कि कहीं वेदांत अपने साथ कुछ कर ना ले। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर उसने ड्राइवर को देख कर कहा, थोड़ा जल्दी चलाओ ना। हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और गियर चेंज कर दिया। थोड़ी देर बाद गाड़ी रजावत इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रुकी। वामिका जल्दी से गाड़ी से उतरी और अपनी साड़ी संभालती हुई भागते हुए इंडस्ट्रीज के अंदर चली गई। कमाल की बात यह थी कि वॉचमैन ने पहले ही दरवाजा खोलकर रखा हुआ था। जब वह भागती हुई लिफ्ट के पास आई तो लिफ्ट भी अपने आप ही खुल गई। वामिका जल्दी से अंदर गई और उसने 8वें नंबर को प्रेस किया। थोड़ी देर में लिफ्ट दोबारा खुली और वामिका 8वें फ्लोर पर पहुंच गई। वह भागती हुई वेदांत के केबिन की तरफ चली गई। वह जैसे ही केबिन के बाहर आई उसे एक पल के लिए वह सब कुछ याद आ गया जो वेदांत उससे घर पर बोल कर गया था। लेकिन अगले ही पल वामिका ने अपने स्वाभिमान को एक तरफ रखा और दरवाजा खोल दिया। सामने का नजारा देखकर वामिका के होश उड़ गए। वेदांत जेब में हाथ डाले एक बड़ी सी विंडो के सामने खड़ा था, जैसे वह बारिश को देख रहा हो। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने ड्रिंक की हुई, लेकिन हाँ, शायद उसे एकांत चाहिए था और इसीलिए वह ऑफिस आ गया। वामिका केबिन के अंदर आई और सीधा वेदांत के पास गई। वेदांत को महसूस भी नहीं हुआ कि उसके केबिन में कोई आया है। वामिका ने वेदांत की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और हैरानी से बोली, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। वेदांत वामिका को वहां देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया। फिर वह बोला, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो और यह भीग कैसे गई? वामिका की आंखें छलक आई। वह बोली, तुमने मुझे यहाँ बुलाया ना, वह भी झूठ बोलकर।
वामिका की आंखें थोड़ी और छलक आई। वह बोली, तो फिर फोन क्यों करवाया कि तुम ड्रिंक कर रहे हो और तुम्हारा हाथ भी कट गया। इतना कहकर वामिका ने जल्दी से वेदांत का हाथ देखा तो उसका हाथ तो सही सलामत है। वामिका गुस्से में बोली, एक और झूठ, एक और झूठ। वेदांत सिंह रजावत, आखिर इतना झूठ बोलकर कहाँ जाओगे? घटिया और गिरे हुए इंसान हो तुम। वेदांत अब गुस्सा नहीं था, वामिका को देख रहा था, लेकिन हाँ, वामिका की बातों से थोड़ा इरिटेट जरूर हो गया था। वेदांत बोला, मैंने कौन सा झूठ बोल दिया और तुम्हें किसने कहा यहाँ आने के लिए? वामिका बोली, तुमने ही वॉचमैन से फोन करवाया ना कि तुम यहाँ ड्रिंक कर रहे हो और तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है और मैं पागलों की तरह भागती हुई यहाँ आ गई। क्यों करते हो तुम ऐसा? वेदांत हैरानी से वामिका को देख रहा था, फिर बोला, तो मैं ड्रिंक करूंगा, मेरे हाथ से खून निकलेगा, तभी तुम मेरे पास आओगी। वामिका अपने आंसू पोंछती हुई बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं आऊंगी। एक झूठे इंसान के साथ मुझे अपनी जिंदगी नहीं बितानी। इस बार वेदांत को हल्का सा गुस्सा आ गया। उसने वामिका की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, कौन सा झूठ बोला मैंने? कौन सा झूठ? मैंने किसी वॉचमैन से फोन नहीं करवाया। वामिका वेदांत की आंखों में देखकर भरे गले से बोली, झूठे तो हो ही तुम मुझे वन साइड लव करते थे और तुमने मुझे कभी नहीं बताया। नहीं। वेदांत के हाथ वामिका के बाजू से छूट गए। उसने अपनी नज़र झुकाकर थोड़ा-सा शर्मिंदगी के साथ कहा, अब उस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आई हो वैसे चली जाओ, मैं आराम से आ जाऊँगा, थोड़ी-सी शांति चाहता हूँ। इतना कहकर वेदांत फिर से विंडो की तरफ देखने लगा। उसने अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में रख लिए, बस बारिश को देख रहा था। क्या देख रहा था उसे भी नहीं पता था। शायद सोच रहा था कि उसका वामिका का रिश्ता इतना उलझ गया है जो शायद ही कभी सुलझे। वामिका भी ना जाने क्या सोचकर पलट कर जाने लगी। वह चलती चलती केबिन से बाहर आ गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे इस बार थोड़े मीठे पल याद आए, वह पल जो उसने वेदांत के साथ बहुत अच्छे से बिताए थे। वेदांत के साथ डांस करना, वेदांत के साथ मजदूर की पार्टी में जाना, वेदांत के लिए खाना बनाना, वेदांत का उसे अप्रोच करना, वेदांत के साथ उसकी शादी, वह सब एक-एक करके वामिका के ज़हन में दौड़ रहा था। और फिर अचानक ही उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, अगर तुम वेदांत को छोड़कर जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन जाने से पहले उसे एक बार गले ज़रूर लगा लेना, क्योंकि वह तरस गया है तुम्हें गले लगाने के लिए। यह सब याद करके वामिका के कदम रुक गए। वह अब तक लिफ्ट के पास आ चुकी थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंसू पोंछे और भागती हुई वापस से वेदांत के केबिन की ओर गई। उसने केबिन का दरवाजा खोला और सीधा जाकर वेदांत के गले लग गई। उसने वेदांत को पीछे से कसकर पकड़ लिया और अब उसका रोना और बढ़ गया। वहीं वेदांत ने जैसे ही महसूस किया कि वामिका उसे गले लगाकर रो रही है, उसकी नाराजगी, उसका गुस्सा, सब कुछ वहीं के वहीं खत्म हो गया। वामिका ने कसकर वेदांत को गले लगाया हुआ था और बस रोए जा रही थी। अब तो वेदांत ने भी अपने हाथ वामिका के कमर पर लपेट दिए। कुछ देर तक वह शांत रहा, उसके दिल में बस वामिका के रोने की आवाज़ ही गूंज रही थी। कुछ मिनट चुप रहने के बाद वेदांत बोला, खुद ही सुनाती हो, खुद ही गुस्सा करती हो, खुद ही मुझे झूठा बताती हो, खुद ही लड़ती हो, खुद ही डिवोर्स लेने की बात करती हो और अब खुद ही रो रही हो। क्यों रो रही हो? वामिका ने जवाब नहीं दिया। वेदांत ने अपनी पकड़ मजबूत की, उसके सिर को अपने सीने में छुपाया और उसकी कमर को रब करता हुआ बोला, अच्छा शांत हो जाओ, जैसा तुम कहोगी वैसा करूँगा। तुम चाहती हो वैसा ही होगा। सिद्धि और सार्थक का डिवोर्स नहीं होगा। खुश? अब रोना बंद करो। देखो प्लीज रो मत, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। प्लीज शांत हो जाओ। इतना कहकर उसने वामिका को खुद से दूर किया और उसके आंखों में जो आंसू थे उसे अंगूठे से साफ कर दिया और फिर बिना कुछ सोचे वामिका के माथे को चूम कर बोला, अब शांत हो जाओ, बिल्कुल रोना नहीं। लेकिन वामिका के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। उसने एक बार फिर वेदांत को गले लगा लिया और रोना शुरू कर दिया। वेदांत बोला, क्यों रो रही हो? जब से आया हूँ तब से बस तुम्हें रोता हुआ ही देख रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बताओ ना क्यों रो रही हो? कह रहा हूँ ना, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। क्या चाहती हो तुम? देखो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा रोना नहीं। बताओ मुझे क्या हुआ? इस बार वामिका सुबकते हुए बोली, मुझे आपको डिवोर्स देना है। वेदांत ने अपनी पकड़ कस दी और बोला, ठीक है दे देना, लेकिन रोना तो बंद करो। वामिका बोली, मुझे आपको मारना है। वेदांत बोला, ठीक
ठीक है मार लेना, लेकिन वामिका ने गुस्से में वेदांत के सीने पर हाथ रखा और उसे धक्का देकर बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वेदांत ने बहुत प्यार से वामिका को हैंडल करते हुए कहा, ठीक है मत करना बात, लेकिन पहले खुद को शांत कर लो। इतनी बड़ी बात नहीं हुई कि तुमने रो रो कर अपना ये हाल बना लिया। इतना कहकर उसने वामिका की बाजू पकड़ी और अपनी तरफ खींचा और एक बार फिर वामिका वेदांत के गले जा लगी। वामिका बस सुबक कर रो रही थी। वेदांत उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, शांत हो जाओ, कितना रोओगी। वामिका बोली, आप सच में मुझे छोड़ देंगे। वेदांत बोला, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो। वामिका बोली, आप मुझे प्यार करते हैं कि नहीं करते। वेदांत बोला, यह बात बोलनी पड़ेगी। वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बोलनी पड़ेगी, अपने दिल की हर बात बोलनी पड़ेगी, उसमें बोलना पड़ेगा। अब आप बताइए क्या सोचा है आपने मेरे और अपने रिश्ते के बारे में। वेदांत बोला, मैंने जो सोचा है वह तुम सुन नहीं पाओगी, तो फिर रहने दो। तुम बताओ तुम क्या चाहती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो या मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। वामिका ने वेदांत को देखा और उससे दूर होकर बोली, मुझे लेकर क्यों आए थे। वेदांत बोला, पहेलियां मत बुझाओ वामिका। वामिका ने कहा, पहेलियां नहीं बुझा रही, बस मुझे बताइए मुझे लेकर क्यों आए थे। वेदांत बोला, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आज से नहीं करता, 7 साल पहले से करता हूँ। सोचा था तुमसे शादी करूंगा, एक अच्छी जिंदगी जीऊंगा, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। मानता हूँ मुझसे शादी की पहली रात गलती हो गई, मैं थोड़ा ज्यादा उतावला हो गया। इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम मुंह फुलाकर बैठ जाओ, मुझसे गुस्सा होकर बैठ जाओ। मैंने तुम्हें जितने भी कड़वे शब्द कहे उसके लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन तुम तो मुझसे एकदम से दूर हो गई, जैसे मैं कोई बिजनेस टाइकून ना हो गया, कोई अछूत हो गया। कब तक मैं तुम्हारे पीछे भागूं, अब तो थक गया हूँ तुम्हारे पीछे भाग भाग कर। जब भी घर आता हूँ या सोचता हूँ कि शायद आज वामिका से अच्छे से बात होगी, शायद आज वामिका मुझसे आकर खुलकर बात करेगी, शायद आज मेरे और वामिका के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। पिछले 2 साल से हमारे बीच कुछ ठीक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हें इस रिश्ते में बांध कर क्यों रख रहा हूँ, लेकिन यह भी तो जानता हूँ कि अगर तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दिया तो तुम किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दोगी। इतनी मुश्किल से तो तुमने कार्तिक को भूलकर इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया, और अगर यह रिश्ता भी टूट गया फिर तो तुम पूरी तरीके से जोगन हो जाओगी, और तुम्हारी यह हालत मैं नहीं देख सकता। फिर भी मुझसे लड़ती हो, मुझे उल्टा सीधा कहती हो। कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, कभी तो पूछ लिया करो वेदांत मीटिंग कैसी रही, कभी तो पूछ लिया करो वेदांत किसी चीज को लेकर परेशान तो नहीं हो। कभी या तो पूछ लिया करो कि वेदांत चलो आज साथ में लंच करते हैं या साथ में डिनर करते हैं। कभी तो कह दिया करो कि चलो साथ में बैठकर कॉफी पीते हैं। कभी तो कुछ ऐसा कहा करो जिससे मुझे लगे कि हाँ मेरी वामिका सिर्फ मेरी ही है, किसी और की नहीं। कुछ तो ऐसा किया करो जिससे मुझे अच्छा लगे। वेदांत के लहजे में शिकायत और गुस्सा दोनों झलक रहा था। वह वामिका हैरानी से वेदांत को देख रही थी। वेदांत ने एक बार फिर कहा, लेकिन अब बहुत हुआ, तुम इस रिश्ते से आजाद होना चाहती हो तो वही सही, मैं थक गया हूँ। वामिका मुझसे और नहीं होता, 7 साल से तुम्हारी यादों के साथ जी रहा हूँ। इतनी मुश्किल से तुम मुझे मिली हो और अब हमारे बीच यह दूरी, बस बहुत हुआ। तुम्हें डिवोर्स चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। वेदांत ने इतना ही कहा था कि वह वामिका ने एक थप्पड़ वेदांत के गाल पर मार दिया, लेकिन वामिका के हाथों से क्या ही थप्पड़ लगता। वेदांत का चेहरा हल्का सा टेढ़ा हो गया, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बेशक वह और वामिका एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन आदतें तो एक दूसरे की अच्छे से जानते थे। वेदांत ने चेहरा घुमाकर वामिका को देखा तो वामिका ने एक और थप्पड़ वेदांत के गाल पर जड़ दिया। वेदांत का चेहरा एक बार फिर दूसरी तरफ हो गया। वेदांत ने फिर से अपना चेहरा वामिका की ओर किया और बहुत मीठी और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाथ से क्यों बोल रही हो, मुंह से बोलो कि तुम डिवोर्स नहीं लेना चाहती, मेरे साथ रहना चाहती हो, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। तुमने मेरे लिए खाना बनाया था और इसलिए तुम्हें गुस्सा आया क्योंकि मैं लेट आया, और ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया क्योंकि मैं सिद्धि और सार्थक के डिवोर्स को लेकर क्लियर था। वेदांत ने इतना ही कहा था कि वामिका ने फिर से हाथ उठा लिया, लेकिन इस बार वेदांत ने वामिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपना एक हाथ उसकी कमर पर लपेट दिया, और फिर उसकी काली गहरी आंखों में देखकर बोला, तुम अब भी अपने मुंह से नहीं कहोगी, अब भी गुस्सा करोगी,
इतना गुस्सा कहाँ से लेकर आती हो? इतने आंसू, इतना गुस्सा, इतना फ्रस्ट्रेशन, थकती नहीं हो? अगर मुंह से बोल दोगी कि नहीं वेदांत, हम एक बार फिर इस रिश्ते को मौका देते हैं। नहीं वेदांत, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तो तुम्हारा कुछ घट जाएगा क्या? अपने अहंकार को इस कमरे से बाहर छोड़कर नहीं आ सकती? वामिका की आंखों में फिर से पानी आ गया। वेदांत ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोलकर कहा, फिर से आंसू? कितने आंसू लाती हो, कहाँ से? बताओ ना। वामिका भी इस बार गुस्से में बोली, जहां से आप इतनी अक्कड़ लेकर आते हो, जहां से आप इतनी कड़वी बातें लेकर आते हो। वेदांत बोला, मैंने जब भी तुम्हें कड़वा कहा उसके लिए माफी मांगी, लेकिन तुम? वामिका ने भरे गले से कहा, क्या तुम? वेदांत ने वामिका के होंठों पर अपना अंगूठा रख दिया और बोला, बस चुप, यह बहस कभी खत्म नहीं होगी, कभी भी नहीं। इतना कहकर वह झटके से घुटनों के बल बैठ गया और उसने दोनों हाथ हवा में फैलाए। वामिका हैरानी से वेदांत को देख रही थी। वेदांत प्यार से बोला, वामिका, सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करें क्या? तुम मेरा साथ दोगी प्लीज? वामिका भी नम आंखों से वेदांत को देख रही थी। वेदांत बोला, प्लीज मान जाओ ना, एक बार फिर से शुरू करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ। मैं तुम्हारा या रोना भूल जाऊंगा और तुम मेरी अकड़ भूल जाना। वामिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वेदांत ने भी मुस्कुराकर कहा, चलो, बहुत दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है, अब मान भी जाओ ना। वामिका ने अपने आंसू पोंछे और बोली, मुझे नहीं मानना। वेदांत ने वामिका की कलाई पकड़ी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। वामिका वेदांत के ऊपर जा गिरी। वेदांत अपना बैलेंस नहीं बना पाया और सीधा वामिका को लेकर कालीन पर जा गिरा। वेदांत ने वामिका के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे किया और प्यार से बोला, झूठ मत बोलो ना, जान निकालनी है मेरी, मान जाओ। वामिका ने ना में गर्दन हिला दी। वेदांत वामिका को करवट लेकर अपने नीचे ले आया और फिर उसके माथे को चूम कर बोला, पक्का नहीं मानोगी? वामिका ने ना में गर्दन हिला दी। वेदांत ने फिर पूछा, पक्का नहीं मानोगी? वामिका ने ना में गर्दन हिला दी। वेदांत वामिका के पास से उठने लगा तो वामिका ने वेदांत की कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोली, बस इतने में ही हार गए, मनाओगे नहीं? वेदांत बोला, मना लूंगा, लेकिन तुम मानोगी नहीं, बल्कि मुझ पर गुस्सा करोगी। वामिका बोली, मान जाऊंगी, मनाइए तो सही। वेदांत ने उंगली दिखाकर कहा, पक्का? वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, पक्का। वेदांत इतने में ही अगले पल वामिका के होठों को चूम लिया और वामिका की आंखें हैरानी से फैल गई। वामिका वेदांत के सीने पर मुक्के बरसाने लगी, लेकिन वेदांत ने वामिका के दोनों हाथों को पकड़कर वहीं कालीन पर लगा दिया और एक मीठी सी किस करने के बाद वामिका से दूर हुआ। वामिका गुस्से में वेदांत को देख रही थी। वेदांत ने अपने होठों पर हल्का सा अंगूठा फेरा और बोला, अब बताओ, मानोगी कि नहीं? वामिका बोली, नहीं मानी तो क्या करोगे? वेदांत बोला, फिर से ट्राई करूंगा। तुम ही ने तो कहा है कि जब तक तुम मानोगी नहीं, मुझे मनाते रहना चाहिए। इतना कहकर वह वामिका के होठों की तरफ झुकने लगा तो वामिका ने वेदांत के सीने पर हाथ रखकर धक्का दिया और बोली, शर्म नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं आती, ऑफिस में हम हैं। वेदांत फिर से वामिका के ऊपर झुकता हुआ बोला, तो क्या करूं, मैं तो नहीं छोड़ने वाला, यह मौका तुम्हारा है, क्या भरोसा कल फिर डिवोर्स की रट लगा लो। इतना कहकर उसने वामिका की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और वामिका ने अपनी पकड़ वेदांत पर कस दी और तभी जोर से बिजली कड़की। वामिका एकदम से डर गई। वेदांत ने वामिका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मैं हूं ना, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। फिर वह वामिका से दूर हुआ और बोला, बारिश में डांस करें? वामिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोली, जैसे जैसे उस दिन किया था बच्चों के साथ। वेदांत बोला, हाँ, लेकिन आज बच्चे नहीं हैं, आज तो इस बड़े बच्चे के साथ ही डांस करना होगा। वामिका के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हुई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें नम हो गई। उसने एक हाथ वेदांत के गाल पर लगाया और वेदांत ने वामिका की कलाई पर किस कर लिया। वामिका बोली, सच में हमने बहुत कुछ मिस कर दिया। वेदांत ने ना में गर्दन हिलाई और बोला, कुछ नहीं किया, अभी मैं हूँ, तुम हो, बारिश का मौसम है और आगे से हम एक नई शुरुआत करेंगे, चलो डांस करते हैं। इतना कहकर उसने एक बार फिर वामिका के बालों को चूम लिया। दूसरी तरफ पूरी रघुवंशी फैमिली को पता चल गया था कि अनिरुद्ध जिंदा है और बेंगलुरु में है और शिवांगी उसी के पास है। इसीलिए क्रिस, देव, सरगम, मीरा, युग, विराज सब गार्डन में बारिश में भीग रहे थे और डांस कर रहे थे। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं गरिमा व्हील चेयर पर बैठी हुई थी।
सबको खुश होते हुए देख रही थी। और तभी हीर बोली, अगर किसी को ठंड लग गई तो एक एक को दो दो चांटे मारूंगी। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, रहने दो ना हीर, नहाने दो ना, खुशी बहुत दिनों बाद आई है। क्यों राजवीर, ठीक कह रहा हूं ना? इतना कहकर उसने राजवीर को देखा तो राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, चाचू आप थे ही नहीं। और तभी आर्या बोली, चाची बिल्कुल ठीक कह रही है, ठंड लग जाएगी, बहुत डांस कर लिया, आ जाओ। हर्षवर्धन ने आर्या को देखा तो आर्या थोड़ी सी उखड़ी हुई थी। हालांकि वह खुश तो बहुत थी कि फाइनली अनिरुद्ध मिल गया, लेकिन शायद उसे शिवाय की याद आ रही थी, इसीलिए वह थोड़ी सी उखड़ी हुई थी। और तभी राजवीर बोला, लगता है छुईमुई को शिवाय की याद आ रही है। इतना कहकर उसने चोर नजरों से आर्या को देखा। इतने में रूही और दृष्टि दोनों ही आर्या को लेकर बारिश में आ गई। आर्या बोली, दी मुझे नहीं भीगना। दृष्टि बोली, आज तो सब भीगेंगे, क्योंकि आज तो खुशी की बात जो है, इतनी बड़ी खुशी आई है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। क्यों चाचू, ठीक कह रही हूँ ना? हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी। और तभी देव आया और उसने हर्षवर्धन का हाथ पकड़कर कहा, बड़े पापा चलो ना, देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। हर्षवर्धन बोला, मैं नहीं जाने वाला, मारूंगा थप्पड़। हीर बोली, देव छोड़ो, अपने बड़े पापा को भी जाएंगे तो सर्दी हो जाएगी। और तभी हीर की गोद में वासु अपने दोनों हाथ अपने पापा की तरफ फैला रहा था। देव बोला, नहीं बच्चे, तू भीग गया ना तो सब मुझे मारेंगे, तू अभी गोद में ही बारिश एंजॉय कर। यह सुनकर वासु ने मुंह बना लिया। और तभी हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, कुछ भी कहो, लेकिन है बिल्कुल देव जैसा, जब देव छोटा था बिल्कुल ऐसा था, है ना हीर? हीर ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और फिर सब बारिश में डांस करने लगे। और तभी रूही ने राजवीर की बाजू पकड़कर बारिश में खींच लिया। राजवीर भीगना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी रूही की कोई भी खुशी को अधूरा नहीं रखता था, इसलिए वह रूही की खुशी के लिए बारिश में भीगने लगा। सब मजे कर रहे थे। बात ही कुछ ऐसी थी कि वह खुशी आई थी जिसका आना लगभग पॉसिबल नहीं था। और तभी युग गरिमा के पास गया तो हीर बोली, युग गरिमा को नहीं, वह भीग जाएगी तो बीमार हो जाएगी। युग बोला, कुछ नहीं होगा। इतना कहकर उसकी व्हील चेयर के पास आया। उसने गरिमा को एक ही झटके में उठा लिया। गरिमा हैरानी से युग को देख रही थी और युग गरिमा को लेकर बारिश में आ गया। वहीं दूसरी तरफ सार्थक जेब में हाथ डाले बारिश को देख रहा था। जो कुछ भी उसके हनीमून ट्रिप पर हुआ था, वह उन सब बातों को याद कर रहा था। उसका दिमाग बहुत खराब था। कुछ भी करके वह सिद्धि को डाइवोर्स तो नहीं देना चाहता था। वह सिद्धि भी एक दूसरे कमरे में पलंग पर बैठी हुई बालकनी को देख रही थी, जहाँ से बारिश की फुहार कमरे तक आ रही थी। सिद्धि की आंखों में पानी था। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। जहाँ एक तरफ सार्थक और सिद्धि के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ वेदांत और वामिका दोनों ही ऑफिस के टेरेस पर डांस कर रहे थे। वेदांत का हाथ वामिका की कमर पर था और वामिका का हाथ, एक हाथ वेदांत के सीने पर और दूसरा हाथ वेदांत के कंधे पर था। वह दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखकर डांस कर रहे थे। वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, वामिका प्लीज, मुझसे कोई शिकायत हो तो आकर मुझसे ही कह देना, लेकिन ऐसे नाराज मत होना। वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और अगले ही पल वेदांत ने वामिका का हाथ पकड़कर खुद से दूर किया। वामिका गोल गोल घूमती हुई वेदांत के करीब आ गई। दोनों ही कपल डांस कर रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि दोनों इस पल को कितना एंजॉय कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिमान ने गाड़ी आराध्या के अपार्टमेंट के बाहर रोकी। वह गाड़ी से उतरकर भीगता हुआ अपार्टमेंट के अंदर चला गया। उसके तो पैरों में आज जैसे पंख लग गए थे। जब से उसे पता चला था कि अनिरुद्ध मिल गया है, तब से वह आराध्या से एक पल की दूरी भी बर्दाश्त करना नहीं चाहता था और इसीलिए भागता हुआ आराध्या के अपार्टमेंट में आ गया। उसने लिफ्ट के 2-3 बटन दबाए, लेकिन लिफ्ट नीचे नहीं आई। अभिमान इतना एक्साइटेड था कि वह लिफ्ट का भी वेट करना नहीं चाहता था और सीढ़ियों से होता हुआ आराध्या के अपार्टमेंट की ओर भाग गया। थोड़ी देर बाद वह हंसता हुआ गेट के बाहर खड़ा हुआ था। उसने बेल बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इस बार अभिमान जोरों से बेल बजाई तो किसी ने दरवाजा खोला। अभिमान ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, पापा, अनिरुद्ध मिल गया। वह कोई और नहीं, डैनी था। डैनी हैरानी से अभिमान को देख रहा था, जैसे उसे अभिमान की बातों पर यकीन न आया हो। वह बोला, क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। अभिमान पूरी तरीके से हाफ रहा था। उसने इशारों में कहा, मैं अंदर आ जाऊं? डैनी ने रास्ता छोड़ दिया और अभिमान अंदर आ गया।
उसने इधर-उधर देखा तो ना उसे वंदना दिखाई दे रही थी और ना ही आराध्या। वह सीधा किचन में गया और वहां से पानी लेकर पीने लगा और तभी डैनी उसके पास आकर बोला, क्या कहा तुमने? अभिमान ने पानी पीकर कहा, यही कि अनिरुद्ध मिल गया। और तभी उसके कानों में एक क्रॉकरी टूटने की आवाज हुई। दोनों ने किचन से बाहर की तरफ देखा तो वह क्रॉकरी वंदना ने तोड़ी थी। वंदना के हाथ में बाउल था और अभिमान की बात सुनकर उसके हाथ से बाउल छूट गया। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, सच कह रहा हूँ मम्मी, आपका मेढक मिल गया। देखो इस खुशी में आज भगवान भी बारिश कर रहे हैं। वंदना की आंखों से पानी बहने लगा। उसे अभिमान की बात पर यकीन न आया। उसका चेहरा आश्चर्य और भावनाओं से भर गया था। वह अभिमान को देखती रही जैसे वह कोई सपना देख रही हो। दूसरी तरफ युग गरिमा को गोद में लेकर गोल गोल घुमा रहा था और तभी रूही ने युग पर चिल्लाते हुए कहा, युग उसे चक्कर आ जाएंगे। युग रुक गया और गरिमा को देखकर बोला, चक्कर आ रहे हैं? गरिमा ने हल्का सा मुस्कुराकर ना में गर्दन हिला दी, जिसका साफ मतलब था कि गरिमा भी बारिश एंजॉय कर रही थी। युग ने धीरे से छुपकर गरिमा के माथे से अपना माथा टच किया और बहुत प्यार से बोला, गरिमा कुछ ऐसा कहो ना जो मुझे बहुत अच्छा लगे। वैसे मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। फाइनली हमारी तितली को अनिरुद्ध मिल गया और मुझे तुम मिल गई। अभिमान भाई जी आराध्या भाभी के पास गए हैं, कुछ तो कहो। गरिमा ने धीरे से अपने होंठ फड़फड़ाते हुए कहा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। यह सुनकर युग के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हो गई। उसने गरिमा के चेहरे को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली और तभी युग की आंखों से एक आंसू गिरकर गरिमा के गाल पर लुढ़क गया। गरिमा की भी आंखें बंद हो गई। युग ने गरिमा को धीरे धीरे नीचे उतारने की कोशिश की। गरिमा गिर जाती उससे पहले ही युग ने अपनी बाहें गरिमा पर लपेट दी। गरिमा ठीक से खड़ी नहीं हो पाती थी। युग ने गरिमा को गले लगा लिया और उसके कान में धीरे से कहा, बारिश अच्छी लग रही है ना? तो फिर मेरे साथ एंजॉय करो, कोशिश करो, तुम खड़ी हो सकती हो। गरिमा अभी भी नीचे नहीं खड़ी थी, लेकिन उसके पैर नीचे ही थे। युग ने धीरे से फिर से कान में कहा, मेरे पैरों पर अपना पैर रखो। गरिमा हैरानी से युग को देख रही थी, फिर धीरे से बोली, सब देख रहे हैं। युग बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और सच बताऊं, जो हमें देख रहे हैं उन्हें भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो वह सब खुश हो जाएंगे। देखो मेरी माँ और मेरे पापा कितनी उम्मीद भरी नजरों से हमें देख रहे हैं। चलो रखो, मेरे पैर पर अपने पैर रखो। गरिमा ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई और बोली, मैं गिर जाऊंगी। युग ने प्यार से कहा, मैं गिरने नहीं दूंगा, पकड़ा हुआ हूं ना मैंने, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। चलो थोड़ी सी हिम्मत करो। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और धीरे धीरे युग ने गरिमा को नीचे उतारा। गरिमा ने अपना एक पैर युग के एक पैर पर रखा और दूसरा पैर झुकाकर दूसरे पैर पर रखने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह अगले ही पल लड़खड़ा गई। युग ने एक बार फिर गरिमा को गोद में उठा लिया और तभी बारिश बंद हो गई। और तभी हीर बोली, चलो बारिश बंद हो गई, सब अंदर चलो। क्रिस ने आसमान की तरफ देखकर कहा, यार तुझे हमसे बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी देर और बरस जाता। और तभी हर्षवर्धन ने कहा, पिछले 2 घंटे से बारिश में नाच रहे हो, बारिश थक गई तुम पर बरसते बरसते, अब चुपचाप अंदर चलो, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बड़ी माँ मेरी भी पिटाई कर देगी। यह सुनकर सारे जूनियर हंसने लगे। वहीं युग ने भी झुककर अपनी नाक गरिमा की नाक से रगड़ दी और फिर उसके कान में कहा, चलो तुम्हारे कपड़े चेंज कर देता हूँ। यह सुनकर गरिमा ने युग पर अपनी पकड़ कस दी। उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। वह नहीं चाहती थी कि युग उसका पर्सनल काम करे, लेकिन युग मानता ही नहीं था। उसने किसी को गरिमा के नजदीक आने ही नहीं दिया। आखिर अपनी माँ पर जो गया था, माँ ने भी तो राजवीर का इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन झेली थी, लेकिन राजवीर को अपने प्यार के जाल में बंद कर ही लिया। यही काम युग कर रहा था। गरिमा से प्यार भी किया और उससे नफरत भी, और अब तो उसका प्यार किसी सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं था। युग गरिमा को लेकर मेंशन के अंदर आ गया और सीढ़ियों से होता हुआ कमरे की ओर चला गया। वहीं देव और सरगम भी अपने कमरे में थे। देव बाथरूम में था और सरगम बाहर बालकनी में खड़ी हुई थी। तभी देव ने बाथरूम से आवाज लगाते हुए कहा, सरगम टॉवल देना। सरगम अभी भी गीली थी। वह धीरे धीरे कपबोर्ड के पास आई, उसने टॉवल निकाला और वॉशरूम की ओर चली गई। उसने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, देव। देव ने हल्का सा दरवाजा खोला और सरगम को अंदर खींच लिया। सरगम हैरानी से देव को देख रही थी। वह गुस्से में बोली, देव यह क्या बदतमीजी है, छोड़ो। देव बोला, बदतमीजी थोड़ी ही है, यह तो मेरा प्यार है, मैं क्या करूं, तुम्हारे बिना मेरा मन ही नहीं लगता।
बाहर सबके साथ तो मैंने बारिश को एंजॉय कर लिया, लेकिन अपनी सरगम के साथ तो कर ही नहीं पाया। देव ने सरगम से कहा, देखो वह युग गरिमा को गोद में उठाए कैसे बारिश एंजॉय कर रहा था, और मैं तो वह बस खड़ा हुआ उसे देख रहा था। इतना कहकर देव ने सरगम की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। सरगम देव को खुद से दूर करती हुई बोली, छोड़ो छोड़ो, थोड़ी देर में वासु आ जाएगा। देव बोला, अभी तो नहीं छोड़ रहा, मैं नहीं चाहता कि वासु आ जाए और मेरी बीवी को मुझसे छीन ले। और तभी बाहर से आवाज आई, तुम दोनों कहाँ हो? वह आवाज किसी और की नहीं, दृष्टि की थी। सरगम ने गुस्से में देव को देखा तो देव बाथरूम में सरगम को देखकर बड़े प्यार से बोला, माँ थोड़ी देर रख लो, मैं अपनी बीवी के साथ शावर एंजॉय कर रहा हूँ। दृष्टि की तो आंखें हैरानी से फैल गई। उसे यकीन नहीं था कि देव दिन पर दिन इतना बदतमीज होता जाएगा। दृष्टि बोली, देव तुम सच में बहुत बेशरम हो गए हो, बहुत ज्यादा। और तभी देव की आवाज बाथरूम से आई, माँ पापा पर गया हूँ ना। दृष्टि वासु को लेकर वहां से चली गई। वहीं सरगम ने अपना सिर देव के सीने में छुपा रखा था। देव ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, यार तुम भी ना इतना शर्माती हो, शर्माने का कोई मतलब थोड़ी बनता है। अब तो हमारी शादी को कितने साल हो गए। सरगम ने देव को देखा और गुस्से में बोली, तो क्या मैं आपकी तरह बेशरम हो जाऊं? देव ने हंसकर कहा, नहीं बेशरम तो नहीं, लेकिन इतना शर्माओगी तो तुम्हें ही नुकसान होगा, क्योंकि तुम जितना शर्माती हो मुझे तुम पर उतना ही प्यार आता है। इतना कहकर उसने सरगम के होठों पर अपने प्यार की छाप छोड़नी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ मीरा वॉशरूम से नहाकर निकली और जाकर सोफे पर बैठ गई। और तभी कृष अपने बालों को टॉवल से साफ करता हुआ बाहर आया और उसने मीरा को देखकर कहा, क्या हुआ, थक गई? मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, मैंने तो पहले ही कहा था मुझे बारिश में नहीं भीगना, लेकिन आप माने ही नहीं और मुझे भी अपने साथ ले गए और मुझे नींद अब आ रही है। इतना कहकर वह सोफे पर ही लेटने वाली थी कि क्रिस बोला, हाँ हाँ लेट जाओ, मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन खाना तो खा लो। मीरा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे तो भूख नहीं है, बस सोना है। क्रिस टॉवल एक तरफ रखा और मीरा के पास आया। उसने मीरा को गोद में उठाया और उसे लेकर बेड पर आ गया। उसने मीरा को प्यार से बेड पर लेटाया, उसके सिर के नीचे तकिया एडजस्ट किया और फिर उसकी छोटी सी नाक पर उंगली लगाकर कहा, मैं लेकर आता हूँ खाना, लेकिन इतना खाना लेकर आओ इतने में ही सो मत जाना, समझी? मीरा ने आधी खुली आंखों से हाँ में गर्दन हिलाई और क्रिस उठने लगा, लेकिन उससे पहले ही मीरा ने क्रिस के कॉलर पकड़ ली और उसकी आंखों में देखकर बोली, अब बहुत अच्छे हैं मिस्टर रघुवंशी, बहुत अच्छे, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप मिले। क्रिस मीरा के चेहरे की ओर झुकते हुए बोला, देखो अगर तुम इतनी प्यारी बातें करोगी तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही लेट जाऊंगा, प्लीज इतनी प्यारी प्यारी बातें मत किया करो। मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने क्रिस को अपने ऊपर थोड़ा और खींचा और उसके गाल पर किस करके बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ, आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत, जबकि मैं इस लायक भी नहीं हूँ। यह सुनते ही क्रिस मीरा के मुंह पर हाथ रखा और बोला, देखो ऐसी बातें तो करो मत कि तुम किस लायक हो और किसी लायक नहीं हो। तुम नहीं जानती, तुम पहली लड़की हो जो मुझे पसंद आई। मैं तुमसे इसलिए दूर रहता था क्योंकि तुम मुझसे थोड़ी छोटी हो। मीरा बोली, थोड़ी नहीं, 7 साल छोटी हूँ। क्रिस ने हंसकर कहा, हाँ वही 7 साल छोटी हो, इसीलिए तुमसे दूरी बनाकर रखता था, लेकिन फिर समझ आया तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। इतना कहकर उसने झुककर मीरा के माथे को चूम लिया और मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने फिर से मीरा के गाल पर हाथ लगाकर कहा, कॉलर छोड़ दोगी तो खाना लेकर आऊंगा। मीरा ने कॉलर छोड़ दी और क्रिस ने एक बार फिर मीरा के गाल पर किस किया और कमरे से बाहर चला गया। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।